नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इस वक्त जो है सबको इंतजार है, एक तो राम मंदिर का, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन होगा, और दूसरी जो बड़ी घटना है जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो है 2024 के लोकसभा चुनाव। इन लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया है, और विपक्ष कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़ा रह सकता है, उसके लिए बाकायदा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। आज भी महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा होगी। लोकतांत्रिक तरीके से एक देश में किसी भी सत्ता को रिप्लेस करने की कोशिश करना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और विपक्ष को इस बात का पूरा अधिकार है। वो मोर्चा बनाए, गठबंधन बनाए, एक के खिलाफ एक कैंडिडेट दे। देश में डेमोक्रेसी है, देश में लोकतंत्र है। अगर जनता आपको पसंद करेगी, आपकी नीतियों को पसंद करेगी, तो फिर आपको मौका मिलेगा। लेकिन आज मैं कुछ गंभीर सवाल उठा रहा हूं, और वो गंभीर सवाल ये हैं कि विपक्ष अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, हराना चाहता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत क्यों करने लगते हैं? आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको लगेगा शायद मैं ज्यादा कुछ कह रहा हूं, लेकिन आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो ऐसे विषय हैं जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये विषय तो नरेंद्र मोदी से जुड़े नहीं थे, ये विषय तो भारत से जुड़े थे, भारत की बढ़ती ताकत से जुड़े थे। फिर विपक्ष को आखिर इन सब्जेक्ट्स पे, इन विषयों पर ऐतराज क्यों है? दो विषयों की आज मोटे तौर पर आज मैं चर्चा करूंगा। पहला विषय हाल ही में मालदीव का है। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ वीडियोस खूब वायरल हुई थी, देश विदेश में उन पर खूब चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए, वहां पर उन्होंने समुद्र तट पर, जिस तरह से वहां पर उन्होंने समुद्र तट पे जो खूबसूरती थी लक्षद्वीप की, उसका अवलोकन किया, उसका आनंद लिया, वो वीडियो डाली, और देश के तमाम टूरिस्टों से यह अपील की कि अगर आपको समुद्र देखने हैं, बीचेस देखने हैं खूबसूरत, तो फिर लक्षद्वीप को अपने टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है उसका हिस्सा बना लीजिए। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गलत कहा था? एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वो ये चाहते हैं कि भारत के लोग भारत में ही खूबसूरत जो बीचेस हैं, पहाड़ हैं, वहां जाएं, उनका आनंद लें, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मालदीव को ये बात खल गई। मालदीव को लगा कि लक्षद्वीप अगर जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा तो मालदीव की जो टूरिज्म इकॉनमी है उसका क्या होगा? वहां से भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां होने लगी। और जब इन टिप्पणियों के विरोध में कुछ भारतीय सोशल मीडिया पर उतरे तो वो इतना बड़ा बवाल हुआ कि मालदीव को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मालदीव जो है बैकफुट पर आ गया। मालदीव की सरकार ने जो नफरती बयान देने वाले लोग थे उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया, और यहां तक कि जो 3 मंत्री जो भारतीयों को लेकर के रेसिस्ट टिप्पणियां कर रहे थे उनको मंत्री पद से निलंबित कर दिया। लेकिन मालदीव बैकफुट पर आया, पर भारत का विपक्ष इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गया है। सोचिए ये मसला क्या था? मसला सिर्फ लक्षद्वीप के टूरिज्म का मामला था, भारत में पर्यटन बढ़े ये मामला था, और उसको लेकर जब मालदीव बैकफुट पर आया तो फिर भारत का विपक्ष फ्रंट फुट पर आ गया, और आज कुछ बहुत गंदे ट्वीट्स किए गए, कुछ ऐसे बयान दिए गए जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है और कुछ नहीं। और ये अकेला मामला नहीं है, आपको याद दिला रहा हूं, ये लगातार 2014 से ऐसे ही हो रहा है। 2019 याद कीजिए, जब विंग कमांडर अभिनंदन को, भारत के जो फाइटर पायलट थे, पाकिस्तान को उनको छोड़ना पड़ा था। उस वक्त ये जो नफरती गैंग है
इस नफरती गैंग ने इमरान खान की खूब पीठ थपथपाई थी और कहा था कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने शांति की पहल की अभिनंदन को छोड़ करके। लेकिन सच क्या था और सच क्या है? सच यह है कि पाकिस्तान ने भारत के डर से अभिनंदन को छोड़ा था। इस बात की पुष्टि पहले भी हो चुकी है। भारत ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी और भारत ने साफ तौर पर कह दिया था अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और इस डर से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। अब ये मामला जो है पाकिस्तान की संसद में उठ चुका है और अब उस वक्त भारत के जो हाई कमिश्नर उस वक्त जो पाकिस्तान में थे, अजय बिसारिया, उन्होंने भी अपनी किताब में इसकी न सिर्फ पुष्टि की है बल्कि कुछ और तथ्य इस संबंध में देश के सामने रखे हैं कि कैसे इमरान खान उस रात को भारत का जो संभावित हमला था उससे डरे हुए इमरान खान ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं आए और अल्टीमेटली अभिनंदन को डरे हुए पाकिस्तान ने रिहा किया। लेकिन तालियां किसे मिली? तालियां इमरान खान के हिस्से में आई और गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? आज ये सवाल होगा दो टूक में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए रिपोर्ट देखिए। लक्षद्वीप के खूबसूरत समुद्र तट पर घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो। समुद्र में स्नॉर्कलिंग करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन छोटी छोटी दो वीडियो से जो बड़ा सा तूफान खड़ा हुआ वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इन वीडियोस को लेकर मालदीव के जिन मंत्रियों और सांसदों ने विवाद शुरू किया था वो तो अब बैकफुट पर हैं, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है मोदी विरोधी भारत के विपक्षी नेताओं ने। और कोई हमारे सॉवरेनिटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो लक्षद्वीप में या फिर कहीं और भी एक बार भी मालदीव का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा सिर्फ लक्षद्वीप को टूरिज्म के मानचित्र पर लाना था। इसलिए उन्होंने भारतीयों से इतनी ही अपील की थी कि खूबसूरत समुद्र तट देखने हो तो लक्षद्वीप आइए। पर पता नहीं क्यों मालदीव के कट्टरपंथी नेताओं के साथ साथ भारत के विपक्ष को भी मोदी का लक्षद्वीप जाना खटक रहा है और उन्हें मोदी की ये कूल तस्वीरें आक्रामक नजर आ रही हैं। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है, अंडमान्स भी है और हिमालय की ऊंचाई भी है और हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख भी है। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है और भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। ये पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विपक्ष भारत के ही खिलाफ खड़ा हो गया। साल 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को जब भारत के डर से पाकिस्तान ने रिहा किया था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी ताज़ा किताब में एक बार फिर यह खुलासा किया है कि भारत की मिसाइलों से डरकर घबराकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी से आधी रात को संपर्क करने की कोशिश की थी और फिर अगले ही दिन अभिनंदन को रिहा कर दिया। लेकिन तब मोदी विरोधियों ने भारत की नहीं बल्कि इमरान खान की तारीफ की थी
यहां तक कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले गैंग ने इमरान खान को शांति का नोबेल पीस पुरस्कार देने की वकालत भी की, जबकि खुद पाकिस्तान की संसद में भी ये बात उठी थी कि इमरान खान और पाकिस्तान की सेना ने मोदी से और भारत से डरकर अभिनंदन को रिहा किया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान की संसद में तक इस बात की गूंज हुई थी और पाकिस्तान के सांसदों ने कहा कि हमको जो ब्रीफ किया गया उसमें दरअसल भारत ने हमले की बात कह दी थी। लेकिन भारत में क्या कुछ नैरेटिव चले, याद कीजिए। इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, भारत को पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को अपना घमंड खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान से जाइए, पाकिस्तान से गले मिलिए, क्या कुछ नहीं कहा गया। आज इसी को लेकर चर्चा होगी। जब देश का हो अभिनंदन तो क्यों मुंह फुलाए विपक्षी गठबंधन, आज इस पर दो टूक होगा। जब देश का हो अभिनंदन तो क्यों मुंह फैलाए विपक्षी गठबंधन, आज इस पर चर्चा होगी। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी संरक्षा और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ संजय दीक्षित जी जुड़े हैं, जयपुर डायलॉग से लेखक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तहसीन जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी को विपक्ष कब उनके साथ न्याय करेगा, कब उनके साथ इंसाफ करेगा। वो देश के लिए कुछ भी करते हैं तो उसके बाद उनको जिस तरह से निशाना बनाया जाता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह का बयान दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा, वो शर्मनाक है। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री से तो न्याय कर दीजिए, उसके बाद देश को भी न्याय करने की बात करिए। अजब जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेजर जनरल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको थैंक यू कहता हूँ। इनके जैसे लोग जो हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, हम इनकी वजह से सुरक्षित है। तो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ आपके इंट्रोडक्शन में। एक, हमारे प्रधानमंत्री, मैं भाजपा के खिलाफ हूँ लेकिन है तो मेरे प्रधानमंत्री भी, वे अपनी जगह, वो लक्षद्वीप के जो भारत का एक हिस्सा है, अपनी जगह को वो प्रमोट कर रहे थे, जो उनका कर्तव्य भी, उनका दायित्व भी है और वो उनका अधिकार है। और उनके ट्वीट्स में, उनके प्रमोशन में उन्होंने मालदीव के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मालदीव ने क्यों इस तरह से रिएक्ट किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मालदीव के कुछ जूनियर मिनिस्टर्स ने जो टिप्पणी की उस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन मैं जेन्युइनली मुझे इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह का रिएक्शन क्यों है कि प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आप लक्षद्वीप जाइए। गलत क्या उन्होंने लक्षद्वीप का, उन्होंने मालदीव का नाम ही नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया। तो और अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत को प्रमोट नहीं करेंगे तो किसको प्रमोट करेंगे? तो ये तो उनका कर्तव्य है। तो ये यहां तक ठीक है। जिन सेलिब्रिटीज ने अपना ट्रिप कैंसिल किया उनका अधिकार है और अच्छी बात है, यहां तक कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो मेरे सवाल है माननीय प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार से, वो ये है, मालदीव के साथ जो टेंशन अब हो रही है, ये अब 3 साल से चल रहा है। अशोक जी, आप तो फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करते हैं। जो इंटरनेट का के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ पिछले 3 साल पहले, जब इसके पहली वाली सरकार थी, जब हमें शक था कि चाइना हमारे इंटरनेट पे हमारे इंटरनेट को वो उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने एक्सपेडिशन किया था मालदीव के अंदर। तब से ये पूरा कैंपेन भारत के साथ शुरू हुआ। मेरा सवाल है, रॉडेस क्या कर रहा था? ये जो कैंपेन है, जो वर्तमान सरकार अब मालदीव में आई है, ये पूरी सरकार आई एंटी इंडिया हेट के ऊपर। तब हमारा फॉरेन अफेयर्स क्या कर रहा था? हमने क्यों रीच आउट नहीं किया? हालांकि कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले डोसेज भारत ने मालदीव को भेजा, सबसे पहले डोसेज। तो हमारा फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे फेल हो गया। देखिए, मालदीव में हमारे इंटरेस्ट भी, एक तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, करीबन 30,000 भारतीय वहां पे काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी रिजॉर्ट्स है,
बहुत सारे रिजॉर्ट्स भारतीय ओन करते हैं। मेरे जो सबसे करीबी दोस्त है उन्होंने भी रिसेंटली रिजॉर्ट खोला है मालदीव्स के अंदर, तो हमारे एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दूसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करती है उस चैनल से जहाँ पे मालदीव्स लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क में मालदीव्स सार्क कैसा है, बाकी इस रीजन में हमारी सुपीरियरिटी के लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि मालदीव्स ने जो कहा वो सही है, लेकिन जब मालदीव्स के साथ ये टेंशन बढ़ रहा था, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री फेल हो चुकी है इस बात पर। सिर्फ रील बनाना, अच्छे अच्छे बयान देना ये जरूरी नहीं। जब आप देख रहे हो हमारा एक दोस्त, ठीक है, एक सरकार है जो हमारे खिलाफ है, वो आई पावर में, हमने रीच आउट के लिए क्या किया, किस तरह से उस गुस्से को हमने कम करने की कोशिश किया। सारा कैंपेन वर्तमान सरकार का मालदीव्स का भारत के खिलाफ था, हमने क्या किया इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी अगर मांगे तो कहते हैं आप प्रधानमंत्री को अटैक कर सकते, तो जहां प्रधानमंत्री जी वहां पे उनकी तारीफ होती है, वहां पे उनसे सवाल भी तो पूछना चाहिए। तहसीन जी दो चीजें हैं। आपने कहा कि भारत की उसने रीच आउट क्यों नहीं किया। एक ऐसा नेता जो अपने देश में चुनाव लड़ता है ये कहते हुए कि इंडिया आउट, भारत को बाहर निकालो, उसका पूरा कैंपेन, हेट कैंपेन इंडिया के खिलाफ रहता है। जाहिर सी बात है कि वो भारत के खिलाफ इतनी नफरत लेकर पहले ही है मैदान में उतरा हुआ है, और उसको उसी बात पर जो है उसको जो वोट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक रात का काम नहीं है कि आप जाएंगे। और ये मत भूलिए कि इस पूरे रीजन में जो है चीन किस तरह से लगातार भारत विरोधी जो भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन भारत की विदेश नीति इसमें क्या क्या किया क्या नहीं किया ये बिल्कुल अलग विषय है। इस पर सवाल उठाए जाए, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता, ठीक है ना, किसी को एतराज नहीं हो सकता। मेरा मेन सवाल क्या है, आपने खुद कहा ना कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा नहीं था, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मूव को लेकर के जो टिप्पणी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने की है, जो प्रियंका चतुर्वेदी जो लिख रही हैं, जो लावण्या बलाल जैन लिख रही हैं, वो सब जो है क्या है, क्या इतनी नफरत जो है प्रधानमंत्री को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है? मैंने खड़गे जी की टिप्पणी देखी और अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी टिप्पणी देखी, मनीष तिवारी जी की। वो जो सवाल उठा रहे हैं बहुत गहरा सवाल है। बांग्लादेश हमारा सबसे करीबी नेबर है, उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमने अभी शेख हसीना के साथ भी देखा। लेकिन बाकी जो हमारे नेबर्स है उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर हम डोकलाम का एग्जांपल दें, नहीं तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी सुनिए, ये भी ना विदेश नीति पे बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं अभी विदेश नीति में जाने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, ना मेरे आज उसके मेहमान है। सुनिए ना मेरे एक लाइन अगर कह दूं, एक लाइन कह दूं, हाँ एक लाइन कह दीजिए, चलिए कह दीजिए एक लाइन। मैं प्रधानमंत्री जी का एक्चुअली इतना आदर करता हूं कि डोकलाम में हमारी सेना को उन्होंने खड़ा किया, आई बॉल टू आई बॉल हमने कॉन्फ्रंटेशन किया चाइना के साथ, चाइना को पीछे जाना पड़ा। कांग्रेचुलेशन टू प्राइम मिनिस्टर। उसी एरिया को, उसी डोकलाम के एरिया को भूटान ने चीन को दे दिया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर उनको क्रेडिट मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए। आप जो एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस विवाद में आज जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने आज दूसरे सवाल है। सुनिए ठीक है, और ठीक है, नहीं तहसीन जी इस विवाद पे मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं दर्शकों को यह भी नहीं बताऊंगा आप जिस सेना को सैल्यूट कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब उस सेना ने चीन की पिटाई करी, चीनी सैनिकों की पिटाई करी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन वाले आए और भारत के सैनिकों को पीट के चले गए। मैं उस सारे विवाद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अलग डिबेट हो जाएगी। मेरा मूल सवाल फिर मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जब भारत ने कुछ नहीं किया, भारत के प्रधानमंत्री अपने यहां डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपने यहां एक लक्षद्वीप जैसे जो एक ऐसा टापू है जो निर्जन पड़ा रहता है, वो चाहते हैं कि भारत के टूरिस्ट वहां जाएं, और उसको लेकर के अगर ऑफेंड हो जाता है मालदीव, क्योंकि मालदीव में जो इस वक्त लोग हैं वो भारत के लेकर के उनकी एक भावना अलग है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो कहा, जो कांग्रेस के तमाम जो नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ा रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ये डाला गया, जिस तरह का ट्वीट डाला गया कि प्रधानमंत्री छुट्टी मना रहे हैं वहां पर। अरे छुट्टी मनाने नहीं गए थे वो। अगर प्रदेश का प्रधानमंत्री एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, भारत की, उसको प्रमोट कर रहा है तो छुट्टियां नहीं है, वो वेकेशन नहीं है, और उनके प्रधानमंत्री के 10 तरह के कार्यक्रम थे। तो सवाल यह कि, और फिर मैं कह रहा हूं अभी अभिनंदन का चैप्टर खुलना बाकी है। मुझे आज याद दिलाना होगा लोगों को कि जब अभिनंदन की वापसी हुई थी तब इसी विपक्ष ने क्या कुछ कहा था। इमरान खान के झप्पी पाले, इमरान खान के गीत गाने लगे थे, भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, जबकि उसमें किसकी, भारत की ताकत थी। मैं इसलिए कह रहा हूं आप मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन मोदी का विरोध करते करते आप भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। दिक्कत यहां से शुरू होती है, और यही सबसे बड़ा जो है चेतावनी वाली बात है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जनरल एक लाइन अगर कह दो इमरान खान साहब के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं वैसे तो नास्तिक को, लेकिन सुबह शाम एक दुआ करता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम, प्रधानमंत्री बने, इसलिए
कि जो भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही इस देश को बर्बाद कर सर देगा। वो मैं तो रोज ही दुआ करता हूं, वो अपने देश को वैसे बर्बाद भी बर्बादी के रास्ते पर है। और इमरान खान उसको बने उसका कोई बने, कैपिटल तो बनेगा। इमरान खान बने कोई बने, बनना चाहिए। वो देश बचेगा नहीं। भारत से पंगा लेने वाले देश का क्या 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 हश्र होता है वो आज भुगत रहा है। इसलिए मैं उस देश की ज्यादा आजकल कोई चर्चा नहीं करता, तो हम भी उसमें क्या करें। लेकिन मुझे चिंता, मुझे उस पाकिस्तान से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत जो है भारत के उन नेताओं से, उन मोदी विरोधी गैंग से हैं जिन्होंने उस वक्त भी भारत का मजाक उड़ाया था। जनरल के सिन्हा, आपको लगता है कि ये अनावश्यक विवाद हैं जो खड़े हो जाते हैं, इनसे बच सकते हैं? और अगर भारत की उपलब्धियां हैं, अगर भारत में कुछ कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ कम से कम हम उस वक्त तो खड़े रहें जबकि भारत के बाहर जो है कुछ ताकतें अटैक करती हैं। अशोक जी जय हिंद, पैनल में बैठे सभी को जय हिंद। देखिए, आपने बहुत बड़ा एक वेरी मैच्योर्ड और बड़ा मेजर सा सवाल उठाया है कि क्या जो ये शक्तियां हमारे देश में काम करती हैं वो क्या जरूरी है इस तरह की चीजें। देखिए, हम जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली जब देखते हैं पूरे विश्व के अंदर में, तो वो देश एब्सोल्युटली आपको दिखाई देगा एक मजबूत सशक्त देश, जिसके अंदर में जो इश्यूज हैं जो स्ट्रेटेजिक डोमेन में है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसमें पूरा देश एक अखंड भारत की तरह, एक शक्ति की तरह उभरता है। और भारत ये करता रहा, और आजादी के बाद बहुत सालों तक ये चलता रहा। मगर ये पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं 2014 के बाद। मैं काफी देख रहा हूं कि क्योंकि उसके पहले भी हमने 40 साल फौज में जब हम योगदान देते थे, ऊपर नीचे चलती रहती हैं, उन चीजों में भी लोग खड़े रहते थे साथ, चाहे हम कारगिल की वॉर को देखें। मगर अब देखिए, एक कर्म योगी अपने कर्म को, योग को दिखाता है लक्षद्वीप के ऊपर में, उसकी सराहना वैसे होनी चाहिए था। वो चिंतन, वो मनन कि ये क्योंकि देखिए लक्षद्वीप एक ऐसा था जिसको इग्नोर किया गया। तो भले ही अंडमान निकोबार को हम इंक्लूसिव करें, मगर हम जब पेंसुलर इंडिया को देखते हैं तो लक्षद्वीप का टोटल आप देखिए, वहां पर यहां तक कि वहां पर रेडिकलाइजेशन आ गई। आज वो जुड़ता हुआ दिखाई देता है। वहां पर एक कर्मयोगी यही करना चाहता है कि देखिए उसको पूरे केवल भारत के साथ नहीं, एक वहां के लोगों, और क्या बोलता है कि वहां की सुंदरता, और दूसरी चीज वो कहता है कि वहां के लोगों की जो आत्मीयता है उसका बखान करता। उसके बाद चोरों को दाढ़ी में तिनके में आग लग जाती है। और मालदीव से आप देखें कैसा रिएक्शन, और पूरा विपक्ष आज खड़ा हुआ दिखाई देता है। आज क्या आपने चलाया, एक छोटा सा बाइट आपने दिखाया, बातों से जहां बात बनती है तो झगड़ा किस बात, यही कह रहे हैं ना खड़गे साहब। बातों से बात यदि बनती तो आप एक्साइड चिन्ह नहीं देते। बातों से बात ये होती तो हम चीजों को नहीं खो पाते जो हमारे भारत एक जिस तरह से आया था। आप डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक जब हम बात करते हैं, उसमें आपको सख्त भी होना पड़ता है, आपको कठोर भी होना होता है, और आपको सेम टाइम यू हैव टू इंक्लूसिव जब आप सबको लेके चलते हैं। देखिए 2014 में आपने शुरू किया है मालदीव, तो मालदीव से करूंगा और पाकिस्तान की बात की है, एक सेकेंड आप दीजिएगा। जी बिल्कुल। मालदीव 1965 में जब हुआ आजाद, उसके बाद भारत पहला देश था जो उसको ये कहा कि ठीक है, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया। चाइना की एंट्री, क्योंकि चाइना और इसमें मालदीव अभी सब एडेड हैं, इसकी एंट्री होती है 2011 में, क्योंकि वहां पर उन्होंने उसके बाद 72 में तो रिकॉग्नाइज किया था, मैं 2000 उसके बाद वहां पर उसने एम्बेसी बनाई। उसके बाद पूरी परिस्थितियां को आप देखिए किसे धीरे 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 करके बदल गई, और वो आगे इंडिया आउट एजेंडा के रूप में आकर सामने आ गया। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। आज पूना वाले साहब कह रहे थे कि मालदीव इतना नहीं थे, श्रीलंका को क्यों भूल गए? हमन टोटा हमारे हाथ से चला गया। हमन टोटा आज नहीं किया, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का था ना। वहां राजपक्षे साहब आए थे और उन्होंने शायद ये किया, और 99 ईयर्स की लीज चली गई। सी पैक जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारी ही धरती से होकर गुजरता था ना, वो भी 2015 में आया है, 2012 के बाद हुई जब सी जिनपिंग आए। तो हमने उन चीजों को उतना दी। 2014 के बाद 2016 2017 तक, 16 तक तो हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि आप करें। हम मोदी साहब गए थे ना वहां पर, शांति का संदेश लेके ही गए थे। जब लातों के बातों से नहीं मानते तो टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, वो स्ट्रेटजी रहती है। जब
जब डोकलाम के बाद जब बात हुई ना, जब गलवान में पहुंचे, वहां तक तो हम चाइना को हम लोग दे रहे थे ना स्पेस। उसके बाद ये हो गया कि बॉर्डर के रिलेशंस डिसाइड करेंगे कि चाइना के क्या संबंध होंगे। मगर आज पूरा विपक्ष, और मैं ये मानता हूं कि 1.4 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं, उसमें कुछ लोग क्योंकि सत्ता के गलियारा का लालच इतना ज्यादा होता है कि आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। और फिर वही जो चाणक्य कहा गए कि अपने देश में ही कोई पैदा हो ऐसा होता है जो देश को ही काटता है। भारत के इतिहास में यह रहा। यदि हम भारत के इतिहास को छोड़ दें तो आज आपको मिला मालदीव हमारे ऊपर टोटली डिपेंड। कोई कह रहा था कि स्ट्रैटेजिकली हम बहुत मालदीव पे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में यदि आप स्ट्रैटेजिकली देखें तो इवन मालदीव हमारे ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। 10 सालों में यह माना जाता है अशोक जी कि मालदीव यदि यही ग्लोबल वार्मिंग रहा तो पूरा खत्म हो जाएगा। 2014 में जब मोदी साहब आए थे तो वहां पानी की किल्लत हो गई। हमारे शिप भर भर के पूरे पानी की बोतलें वहां गई। जब मैं एनडीसी कर रहा था, नेशनल डिफेंस कॉलेज में, जब जनरल के लिए हम लोग जाते हैं तो हम करते, हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन मालदीव होती। तो मालदीव को स्ट्रैटेजिकली हम समझते हैं और मालदीव को जितना हमारी जरूरत नहीं, पर आउट ऑफ इंडिया जब आप एजेंडा चलाते हैं तो 77 हमारे भारत के इंडियन पर्सनल, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट को वो निकाल फेंकता है पहली बार। किसके कहने पर, किसके सह पे? वो चाइना के साथ। बिल्कुल। और चाइना के सह को किसको मिलता है? यदि भारत की धरती से किसी को सह मिलता है तो जो कि डोकलाम होते हैं तो वहां के जा करके वहां के एम्बेसी के लोगों के साथ बैठ करके हमारे जवान 72 डेज का स्टैंड ऑफ था ना, इसी बीच में लोग जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे। तो ये कौन सा देश के कौन सी नीति है जहां पर आप देखिए ना, इजराइल को ले लीजिए अशोक जी, इजराइल में वॉर चल रहा है, वॉर कैबिनेट है, विपक्ष भले ही उनकी इतनी बड़ी एक साथ है। यही होता है सामरिक तरीका, वही सामरिक। सर मैं एक बात कहता हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि किसी देश के साथ जो आपके रिश्ते होते हैं उनमें अप डाउन आते हैं। उस हर देश की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जो जिस तरह से दुनिया इस वक्त चल रही है वहाँ पर आप देखिए, इसी बांग्लादेश में ना, आज वहाँ की प्रधानमंत्री भारत को इतना, इसी बांग्लादेश में एक तस्वीर मैं नहीं भूलता, जब भारत के एक जवान को उन्होंने किस तरह से मार करके उसके बाद उसको जो है लाठी पे लटका करके उनके शव को जिस तरह से लेके गए थे, वो तस्वीर भी आई थी। तो वो संबंध किसी भी देश के साथ अप एंड डाउन होते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध नीचे जाए ऊपर जाए, कम से कम भारत में सबको एक आवाज में बोलना चाहिए। यहां हो क्या रहा है, अभी आपने जनरल साहब खड़गे साहब की एक बात, क्योंकि मेरी वो थी मेरी उसमें उनकी छोटी बाइट लगी थी, लेकिन उन्होंने पूरी बात क्या की। वो कह रहे हैं मोदी हर चीज को अपने पर्सनली ले लेते हैं। अरे मोदी जी ने कुछ कहा नहीं मालदीव को लेकर, कोई पर्सनली किया नहीं। लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया, लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल कराई। नरेंद्र मोदी जी ने आकर थोड़ी कहा था कि भाई मालदीव का विरोध करो, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी कहा था कि वहां की टिकट कैंसिल करवाओ। अगर लोग अपनी इच्छा से अगर भारत को गाली पड़ रही हैं, भारत के लोगों को, भारत के बारे में कोई अगर मालदीव का मंत्री ये कह रहा है कि भारत के होटल्स के कमरे बदबूदार होते हैं, गंदगी भरे होते हैं, उसको लेकर अगर भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं तो आपने उन लोगों को रिएक्ट करते देखा। लेकिन क्या विपक्ष के एक नेता ने मालदीव के किसी नेता का विरोध किया? मालदीव के किसी ऐसी टिप्पणी का जो भारतीयों के खिलाफ थी उसका विरोध किया? विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला। और जब बोले तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो खतरनाक चीज है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद खड़गे जी का थोड़ा सा आपको और बाइट सुनवा दूंगा और उसके बाद बाकी मेहमानों के भी पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ यार, चल चल चल, आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे ने कंडोम मार देना। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात।
सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोला लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि आखिर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक कब समझेगा। और ये सवाल आज इसलिए है क्योंकि मालदीव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने की एक पहल की थी और वो पहल अच्छी भी रही। अचानक से लक्षद्वीप जो है, लोग उसको सर्च करने लगे, लोगों ने अपनी छुट्टियां वहाँ प्लान करने लगे। लेकिन मालदीव को अखरा और मालदीव की तरफ से कुछ अपमानजनक टिप्पणियां हुई भारत को लेकर और उसके बाद भारतीयों ने रिएक्ट किया और भारत की तरफ से अचानक से 22,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर लिए। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। मालदीव पीछे आया, मालदीव बैकफुट पर आया। उन मंत्रियों को उसने हटा दिया, निलंबित कर दिया जिन्होंने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। लेकिन अब भारत का विपक्ष मालदीव के पक्ष में आ गया है और ऐसा अभिनंदन के समय भी हुआ था जब विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के डर की वजह से छोड़ना पड़ा था। तब पाकिस्तान की इमरान खान के लिए तालियां बजा रहे थे भारत के विपक्षी नेता। इन सब पे सवाल उठा रहे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा मल्लिकार्जुन खड़गे का आज सुन लीजिए। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या सलाह दी है, जरा सुनिए। फजूल चीज़ों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अपने नेबर के साथ ठीक रहना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो बैठ के बातचीत से सुलझाना चाहिए।
चलिए, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, रक्षा और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और संजय दीक्षित लेखक हैं। सैयद जवाद, प्रधानमंत्री ने कौन सा भड़काने का काम किया था लक्षद्वीप जाके? लक्षद्वीप भारत की टेरिटरी, अगर चले गए तो क्या गलत किया? अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे फिर लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अच्छे पत्रकारों में आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुपारी नहीं खाते होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आप विपक्ष के लिए जो है आप एक अलग सी तकलीफ रखते हैं अपने दिल में, वो जग जाहिर है। देखिए, विपक्ष जब कोई बात कहता है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के या कोई सुझाव देता है, तो एक अलग सा नैरेटिव बना लिया गया है कि विपक्ष को बिल्कुल देश विरोधी दिखा दो। मोदी विरोध का मतलब देश विरोध हो चुका है, और मोदी जी ही देश हैं, अगर ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो। एक एक करके एक एक विषय पे आते साहब, लक्षद्वीप को लेकर के आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत सी बातें करी जा रही, और लक्षद्वीप में एक सरकार के विरोध में आपको याद होगा एक आंदोलन भी हुआ, जहां आपने लक्षद्वीप के अंदर यह भी कहा था कि हम जो है, क्योंकि 90, जहां तक मुझे याद है 98% के आसपास, 96% के आसपास आबादी जो है वो वहां पर मुसलमानों की है। आपने एक अपना कानून लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप जो है हर जगह लिकर जो है वो लीगलाइज करेंगे। एक ये भी चीज बताइएगा। और एक ऐसा अपना उपद्वीप है कि जिसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा और क्राइम रेट सबसे कम। एक ये भी आंकड़ा रखा करिए सामने दिखाने वाला, क्योंकि लोग कटाक्ष बहुत जल्दी करते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दूसरे चश्मे से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद आप चाहते हैं कि बहुत सी जगह पे आप बीफ बैन को लेकर के वहां पर आप एक बड़ा अलग सा नैरेटिव चला रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से गोवा के अंदर और तमाम जगह पे, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर बीफ बैन को लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है, तो आप बताइए, जब आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पर बीफ बैन वाली ये चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है जिस मौजू को उठा रहा हूं, और बहुत मेरे सवाल बहुत चुभते हुए लगेंगे आपको, बहुत चुभेंगे। नहीं, सरकार को भी चुभेंगे और मुझे आपको आपके भी चुभेंगे। नहीं, मुझे आपके सवाल बिल्कुल नहीं चुभेंगे, लेकिन मुझे आप जो विषय उठा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है उन विषयों का आज की बहस से कोई संबंध नहीं है। एक बात, ठीक है ना? नहीं, मेरी बात पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। अरे मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, एक टिप्पणी मैं आपको दोबारा मौका, मुझको इंटरप्ट कर दे। बोलिए, चलिए बोलिए, लेकिन अगर विषय पे बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि सैयद जवाद मेरे चैनल पर आए, मैंने जो विषय दिया था उस विषय पर। ऐसा नहीं था कि टेस्ट एग्जाम जो है वो मैथ्स का था और वो बायोलॉजी के बारे में बताने लगे। चलिए बोलिए। मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हम भी यही चाहते हैं कि देश के अंदर तरक्की हो। आप प्रमोट करिए टूरिज्म को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारी विदेश नीति, जिसके ऊपर बहुत अच्छी पहले हुआ करती थी, और आज भी मुझे लगता है कि जयशंकर साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पढ़े लिखे और एक अच्छे जो है डिप्लोमेट के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन अब देखिए क्या बताऊं, चीन से तो आप 18 राउंड 19 राउंड बात करते हैं। ये तो बात हुई, क्या चीन 18 राउंड 19 राउंड करने के बाद पीछे गया या नहीं गया? इस चीज का सैयद जवाद प्लीज सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज विदेश नीति पे मेरा विषय नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भड़काऊ लगा? सिंपल सवाल है। अभी मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट भी इसलिए सुनवाई ताकि आप लोगों को सवाल, क्वेश्चन पेपर ठीक से समझ आ जाए। मैंने क्वेश्चन पेपर के साथ एक कुंजी होती थी ना, कुंजी मिलती थी उसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो मैंने कुंजी भी दिखा दी कि कुंजी ये है। अब आपसे सिंपल सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन सा चीज भड़काऊ लगी? कुंजियों पे तो ताले पड़ रहे हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर भी सुन लीजिए। देखिए, हम जो है दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं वो जग जाहिर हो रहे हैं। आप सोचिए, नेपाल से क्या हमारे पुराने ताल्लुकात सर भड़काऊ क्या था? सैयद जवाद भड़काऊ क्या था? मुझे एक चीज समझाइए ना, मुझे कोई समझाए, अगर नहीं तो तहसीन समझाए, मुझे कोई समझाए इस पैनल में कि मल्लिकार्जुन, नहीं सुनिए तो सही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि भड़काऊ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी देश के किसी हिस्से में जाना भड़काऊ कैसे हो सकता है? एक बात। और सैयद जवाद दूसरी बात, मुझे आप विषय पर डिबेट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं विदेश नीति में मेरा आज का विषय नहीं है। मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, विपक्ष क्या कर रहा है, मैं आज के उस विषय पर, और आपने ये कहा ना कि मैं बिल्कुल सुपारी नहीं खाता, सच बता रहा हूं, कसम से मैं सुपारी नहीं खाता, लेकिन मैं सुपारी लेता जरूर हूं। एक पत्रकार के रूप में भारत विरोधियों की सुपारी लेता हूं, जो भारत के विरोध में बोलते हैं उनकी सुपारी लेता हूं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनकी सुपारी लेता हूं, जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, टुकड़े होगा भारत, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनकी सुपारी लेता हूं, जो भारत को बदनाम करते हैं दुनिया में उनकी सुपारी लेता हूं, जो भारत को तोड़ने की मंशा रखते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं, मैं उनकी सुपारी लेता हूं। बोलिए। अच्छा तो फिर उनका क्या करेंगे जो कहते हैं चाकू के ऊपर नोक बहुत तेज करके रखना, उनका क्या करेंगे आप? और उसके मैंने कहा जो देश के खिलाफ बोलेगा उसकी सुपारी सबकी, चाहे चाकू लेकर कहे, तलवार लेकर कहे, बम लेकर कहे, मैं उसकी बात करूंगा। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट ना सैयद जवाद, अब आप मेरी डिबेट को फिर डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दुख है कि आप बार बार मेरे सवालों पे आने के बजाय डिबेट को, मुझे एक सीरियस डिबेट करनी है, आप मुझे बताएं, आप मुझे अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए क्वेश्चन पेपर मुश्किल है, कोई बात नहीं। मैं संजय दीक्षित के पास जा रहा हूं, मैं संजय दीक्षित के पास जा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं विदेश नीति पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, ना आप विदेश नीति के जानकार हैं, ना मैं विदेश नीति का जानकार हूं, ना मैंने जिन गेस्ट को बुलाया उनमें से कोई विदेश नीति का जानकार है। आप अपना ज्ञान यहां पे मत दिखाइए प्लीज, आवाज नीचे रखिए। अब संजय दीक्षित, मैं भी आपको भी बता रहा हूं, मेरा आज का विषय विदेश नीति कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को विदेश नीति पे ज्ञान देना है तो वो बिल्कुल दे, लेकिन अपने YouTube चैनल पे जाए या किसी और चैनल पे, या जब मैं विदेश नीति पे डिबेट करूंगा आप आइए, विदेश नीति पे खूब सारा ज्ञान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं विपक्ष को हो क्या गया है, मुझे विपक्ष से कोई एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं भारत का विपक्ष मजबूत हो, मैं चाहता हूं 2024 की लड़ाई अच्छी हो, लेकिन आप भारत के खिलाफ स्टैंड लेंगे तो क्या भारत के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे? सैयद जवाब रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेके। जी अशोक जी, देखिए आपने जो आज बात उठाई है उसमें आपने दो घटनाओं का उल्लेख किया है, और दो घटनाएं, एक तो उसमें जो है पूरी मालदीव वाली, लक्षद्वीप वाली घटना है, और दूसरी आपने घटना जो है वो आपने उसका उल्लेख किया है, वो है पाकिस्तान में जब अभिनंदन को पकड़ दिया था तब की बात की है आपने। और दोनों में एक थ्रेड जो है वो कॉमन है, वो ये है कि कुछ इस प्रकार के हमारे यहाँ तत्व हैं, और वो तत्व जो है वो एक प्रकार से आदतन भारत के विरोध में खड़े मिलते हैं। भाई अगर अभी की बात ले ली जाए, जो मालदीव का जो पूरा किस्सा था वो मालदीव से रिलेटेड था ही नहीं। सबसे पहले आपने जो बताया और हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप हमारे देश का एक अटूट अंग है, एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जा ही सकते हैं, तो वे वहां गए और वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के उद्देश्य से गए। वो एक घोषित उद्देश्य है, कोई ऐसा नहीं है कोई सांकेतिक था, उस घोषित उद्देश्य से गए और वहां उसके अनुसार उन्होंने कुछ जो भी वीडियो इत्यादि बनाए थे वो बनाए। उस पर एक प्राइवेट, नितांत प्राइवेट एक ट्विटर अकाउंट होल्डर मिस्टर सिन्हा जिनका नाम है, उन्होंने उसके ऊपर अप्रिशिएट करते हुए कमेंट लिखा और उसके ऊपर ये भी लिख दिया कि भाई हाँ, इससे जो है वो चाइना पपेट जो है एक मालदीव, उसको नुकसान होगा क्योंकि टूरिस्ट जो है वो लक्षद्वीप पर दिखाएंगे। अब आप ये बताइए कि एक प्राइवेट सिटीजन यदि इस प्रकार की कमेंट करता है, अब ट्विटर पे तो करोड़ों लोग हैं, उसमें से कोई भी कमेंट बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है, उससे ऑफिशियल गवर्नमेंट, मालदीव गवर्नमेंट के लोग जो है वो क्यों ट्रिगर हो जाते हैं? इस प्रकार की बात जो है, देखिए मैंने 35 वर्ष जो है वो सिविल सर्विसेज में गुजारे हैं और मुझे पता है कि जो लोग गवर्नमेंट में रहते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, और उनको दूसरे जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, चाहे वो दूसरी स्टेट के हों या किसी और दूसरी विदेश के हों, अन्य देश के हों, उनके साथ किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है ये सबको ज्ञात होना चाहिए। यदि वो उनको ज्ञात नहीं है और किसी प्राइवेट सिटीजन ने कुछ कहा, उसका पहला रिएक्शन जो था उनकी पार्टी के एक फंक्शनरी के थ्रू आया, जाहिद रमीज, और उसने कुछ रेसिस्ट टाइप की बात की कि साहब की वो जो है आपके यहाँ जो गंदी स्मेल है उसका आप क्या करेंगे। तो वो
वो भी पार्टी का फंक्शनरी था। तो पार्टी का फंक्शनरी था, एक फंक्शनरी था, हमारे जो ट्विटर के जो ट्विटराटी हैं उन्होंने उसकी अच्छी खासी खबर ले ली। अभी तक सरकार यहाँ कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, भारत सरकार भी इन्वॉल्व नहीं थी, मालदीव सरकार भी नहीं, बिल्कुल। उसके बाद फिर वहां के मंत्री जो है वो कूद पड़े उसमें बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ के ट्विटराटी ने, आप जानते हैं कि फिर जो अब आप किसी ये मान लीजिए कोई मूवमेंट शुरू हो जाए ट्विटर पे, कोई ट्रेंड शुरू हो जाए ट्विटर पे, उस पे कोई सरकार तो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण कर नहीं सकती। वो हुआ और उसके रिस्पांस में कूद पड़े मालदीव के मंत्री, 3 मंत्री, और वो कितना गलत थे वो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि स्वयं मालदीव सरकार ने उनको निलंबित किया। हाँ, उनके बयानों से किनारा किया, निलंबित किया। स्वयं की यह स्वीकार होती है कि उनके मंत्री गलत थे। तो मालदीव की सरकार जो है वो स्वीकार कर रही है, मालदीव का जो विपक्ष है वो स्वीकार कर रहा है। आज तो जो मालदीव की जो वहां की टूर ऑपरेटर और होटल एसोसिएशन है, उन्होंने भी जो निशांत पित्ती हैं ईज माई ट्रिप वाले, उनको बाकायदा पत्र लिख के माफी मांगी है। और उसके बाद भी यदि हमारे विपक्ष के मूर्धन्य नेता जो हैं वो इसका दोष प्रधानमंत्री पर डालें, तो मैं केवल उनकी समझ पर एक प्रकार की ये कह सकते हैं निराशा व्यक्त कर सकता हूँ कि कैसी समझ है। व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर का हो गया, 60 वर्ष से अधिक जो है वो राजनीति में है, और उसको केवल और केवल अपने एक हेट प्रधानमंत्री एजेंडा पर काम करना है जी। इसी प्रकार के हमारे जो है वो कई सारे, जिसको बोलते हैं जो दूसरों को, आप जैसे लोगों को जो गोदी मीडिया बोलते हैं, उनका जो रिएक्शन था वो यदि मैं आपको सुना दूं अभिनंदन के समय क्या था, अब हमें पता है। और मैं बिल्कुल मैं उसी पर आऊंगा क्योंकि सवाल फिर अभिनंदन का, क्योंकि अभिनंदन के मामले में जो किताब आई है उससे तो एक बार फिर जो है ये सारी पुष्टि हो गई ना कि पाकिस्तान ने डर के कारण छेड़ा था, लेकिन उस वक्त जो माहौल बनाया गया वो माहौल पर भी चर्चा जरूरी है कि जब भारत की सेना से डर से, क्योंकि भारत अगर एक ताकत बना है उसके डर से अगर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है तो उसको लेकर के यहां पर क्यों परेशानी होती है, यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए क्यों उनको जो है नोबेल पीस प्राइज देने की मांग उठती है। मैं आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार।
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की PM आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं और चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद, जल्दी से मैं टिप्पणी चाहूंगा। जो अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन की जो रिहाई हुई थी, उस वक्त भारत में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा था। इमरान खान को ये मांग की जा रही थी कि उनको नोबेल पीस ऑफ प्राइज देना चाहिए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी ना सर। मेरी समझ में ये नहीं आता, शायद इमरान खान का एक स्टेटमेंट ये भी था कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दोबारा चुन के आते हैं तो उनके लिए ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे जो है वो देखे जाएंगे। शायद ये भी इमरान खान का एक स्टेटमेंट था। आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से क्या संबंध है भारत पाक के, और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान प्रेम वो कई बार भी देखा जा चुका है। चाहे नवाज शरीफ के मौके पर बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाना, उनके यहाँ शादी में शिरकत करना, बगैर क्लियरेंस लिए आप जो है कभी जो है मलियाबादी आम ले जाना, शॉल ले जाना। मुझे नहीं लगता कि मनमोहन सिंह कभी गए हों और उनका यूं करके हाथ में हाथ डालना, झप्पी पाना और तमाम चीजें, उसके बाद क्या पूरी चीजें हुई वो हमने देखा। फिर इमरान खान के साथ की दोस्ती और बातचीत हमने देखी बहुत अच्छे लेवल। नहीं, जब अभिनंदन को छोड़ा गया तो क्या इमरान खान के लिए उस वक्त नोबेल पीस पुरस्कार की मांग करने वाला जो इकोसिस्टम था, क्या वो सही था? देखिए इमरान खान आज की डेट में कहां पे है पाकिस्तान, वो देखना चाहिए। और फिलहाल बेगैरत मुल्क पाकिस्तान की मैं बात करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, ना उसकी बात करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी फौज बहुत सक्षम, हमारी फौज का मुकाबला करना पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क की बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पुलवामा हुआ और उसके बावजूद सतपाल मलिक साहब ने सवाल भी उठाए चैनलों के ऊपर लेकर के, और पूरी कैंपेन जो है जिस तरीके से 2019 के अंदर पुलवामा को लेकर के लड़ी गई और खास तौर से सैनिकों के नाम पे लड़ी गई वो, और शहादत के नाम पे उनसे, और माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांगा, मेरे लिए तकलीफ जायज है। आप उसको राष्ट्रभक्ति साबित कर सकते हैं, संजय लेकिन दीक्षित मेरे लिए नहीं। ओके, ठीक है संजय दीक्षित, मेरे पास समय कम है, जल्दी से संजय दीक्षित। दूसरी चीज, हाँ मेरे पास सर सैयद जवाद, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मेरे पास 3 गेस्ट हो रहे हैं। आप संजय सुनिए, आपने सैयद जवाद प्लीज, मेरे पास 3 गेस्ट हो रहे हैं, 3 या 4 मिनट है। संजय दीक्षित, क्या वो इकोसिस्टम जो है आपको लगता है शर्मिंदा आज महसूस कर रहा है अपने आप को, या फिर आज भी उनको लग रहा है कि नहीं? आपको एक दो ट्वीट उस समय के सुना देता हूं। राजदीप सरदेसाई ने क्या कहा था, वी इन इंडिया में नॉट लाइक दिस, बट इन टर्म्स ऑफ प्योर ऑप्टिक्स इमरान खान पीटीआई एट द मोमेंट इज विनिंग द डे बाय टेकिंग द मॉरल हाई ग्राउंड। इसी तरह की बात बरखा दत्त ने, शोभा डे ने, ये जो भी आप बड़े बड़े जिसको बोलते हैं हमारे जो सुपरलेटिव जो एलिट्स हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के, मैं तो उनको कुछ और कहता हूँ, मैं तो उनको पंचमक्कार कहता हूँ, खैर वो अलग चीज़ है, वो दैट मे नॉट बी मेन स्ट्रीम। लेकिन इस तरह की बातें इन लोगों ने लगातार कही थी और उन्होंने इमरान खान को ग्लोरीफाई किया था। इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अभिनंदन वर्तमान ने किस प्रकार से उनका एक F-16 हमारे MiG-21 से उड़ा दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किस तरह से भारत ने, ये सारी चीज़ें जो थी वो बाद में
कुछ ही दिनों बाद ये सारी की सारी आ गई थी, सब आ गया था, बिल्कुल। लेकिन इनको जो है वो केवल इमरान खान में महानता दिख रही थी, और ये कहीं अगर जूरी पे होते तो निश्चित रूप से इमरान खान को नोबेल प्राइज दे देते। बिल्कुल। मैं तहसीन मैं यही कह रहा हूं, देखिए तकलीफ इसी बात की हो रही है। अभी संजय जी ने कुछ नाम गिनाया, मेरे पास ऐसे बड़े सारे नाम हैं, और मैं फिर कह रहा हूं मेरे पास ऐसे भी ट्वीट हैं इस इकोसिस्टम वाले जिन्होंने, फिर कह रहा हूं, जिन्होंने नोबेल पीस पुरस्कार जो है इमरान खान के लिए डिमांड करी। ये सब चीजें दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए ना, लेकिन आप इमरान खान के पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं, आप मालदीव के मंत्रियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये सब चीजें तकलीफ देती हैं तहसीन जी। नहीं, मैं संजय भाई से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये चीजें बहुत दर्द देती है और बहुत तकलीफ देती है, लेकिन ये इकोसिस्टम तो सत्ता में नहीं है, ये तो पावर में नहीं है। आप जिनके भी ट्वीट्स संजय भाई पढ़ रहे थे, ठीक है, बिल्कुल है, और मैं इस बात को बिल्कुल, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि हमारे एक मिग ने उनके F-16 को हरा दिया, इससे बड़ी बात क्या है। और मैं तो कह रहा हूँ, मान लो बालाकोट में कोई नहीं मारा, हालांकि ये बात सच नहीं, मान लो कुछ नहीं, हम उनके घर में घुसकर हमने बॉम्बार्डिंग किया, उनका रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये बड़ी बात है। बात ये नहीं है, तकलीफ ये भी देती है हमें कि आज मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पूरी सेना मालदीव से बाहर चली जाएगी, पूरी सेना। ये भी तकलीफ देती, तकलीफ ये भी देती कि भारत के 3 वीर लास्ट वीक शहीद हुए, उनका सर काटा गया। सिन्हा साहब यहाँ बैठे, इन्होंने सर्विस किया है, उनका सर काटते उसको बॉडी को से अलग किया गया हमारे सैनिकों का। इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। देखिए, इकोसिस्टम सत्ता में नहीं है, आप इकोसिस्टम को कोई भी गाली दीजिए, जो सत्ता में उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर हमारी वीर सेना को मालदीव से बाहर किया जा रहा है, ऑफिशियली बाहर किया जा रहा है, तो उसमें क्या प्रधानमंत्री साहब से सवाल नहीं पूछे? हमारा उनका सर कटक, बस ये सवाल है। ठीक है, ठीक है। जनरल सेना, आपको लगता है कि ये बात तो ठीक है, इकोसिस्टम वाले तो सत्ता में नहीं है, तो उनसे सवाल पूछे, लेकिन सरकार से भी सवाल होने चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है। और मैं ये भी ज़रूर आपसे जनरल सेना ये चाहूँगा कि ये जो बिसारिया जी की किताब आई है, हमको क्यों इस तरह की चीज़ें बार बार प्रूव करनी पड़ती हैं? देखिए अशोक जी, यही विडंबना है, इस देश की विडंबना ये है, जब आप पुलवामा हुआ तो पुलवामा हुआ था 14 फरवरी को, और हम बालाकोट में स्ट्राइक में तो 26 दिन 12 दिन बाद 12 दिन की लड़ाइयां भी मैंने टीवी पे देखी हैं, और बहुत सारी चीजें हुई। उस दिन तो ये कहा कि प्रूफ दीजिए कि आप बालाकोट गए कि नहीं गए। वो कहे कि ना वहां कौआ गिर गया था, इमरान खान ने यही मारा कि वहां कौआ मार के आ गए। अभी पुणे वाले बातों में कहे कि हुआ नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। सर सिद्धू साहब ने भी कहा था इमरान खान के साथ साथ ये कौए मार के आ गए। हाँ, फिर क्या हुआ? क्यों पैर कांपने लगे? क्यों उनके बाजवा साहब ना, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आजाद सिद्दीकी कह रहे हैं, जो कि फॉर्मर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, और उसी चीज का बयान बसारिया जी को करना पड़ रहा है अपनी किताबों के। बट आज बात ये है, ये बार बार होता है अशोक जी, और बार बार ये अभी भी दोहराया जा रहा है। देखिए ना, वो 19 का समय था, आज दौरा 2023 का है, और अभी इन्होंने कह दिया, पूना वाला साहब ने क्या कहा, क्या हमारे भारतीय सेना के लोगों को वापस ला रहे हैं, और मालदीव की एक तरह की ये कह रहे हैं, एक तरह का साइड ले रहे हैं मोहम्मद मोइजू का, जिन्होंने इंडिया आउटस्टेड एजेंडा के ऊपर ये लड़ाई लड़ी। देखिए, बात उसकी नहीं है, बात, और आपने कहा कोई स्टैटिक नहीं होता। जियो स्ट्रेटेजिक लेवल में, सिक्योरिटी डायमेंशंस में ऑल चीजें एब्सोल्युटली फ्लूइड एंड डायनेमिक होती है, बिल्कुल ये समय पे चलता है। इसकी इस तरह से आप, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इमरजेंस जी, आप इमरजेंस इतनी बृहद है, इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, तो उसके सामने सब चीज बौना हो जाता है। और उस बौनेपन में यदि कोई एक आदमी ये कहे कि क्या जरूरत थी, फजूल की चीजों में आप कर रहे हैं, फजूल की चीजों में लक्षद्वीप जाते हैं, फजूल की चीजों में आप ओके सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। सुनिए, मैं ओवरशूट कर रहा हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कम से कम भारत के साथ खड़े रहिए। आप भारत के साथ खड़े रहेंगे अगर मुश्किल समय में, तो भारत आपके साथ खड़ा होगा। विपक्ष को समझना चाहिए, आप भारत के खिलाफ मुश्किल समय में जाएंगे तो भारत आपके खिलाफ खड़ा होगा। इस बात को जिस दिन विपक्ष समझ जाएगा, उस दिन विपक्ष की दुर्गति होनी बंद हो जाएगी। समय आज इतना ही है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय था, फिर चर्चा मौका लगेगा इस पर जरूर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।